Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is lecture number 3rd of PYQ practice series of complex analysis for GATE 2025 एग्ज़ाम। पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था वो वाला क्वेश्चन भी हमने मैपिंग के ऊपर किया था, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो मैपिंग होती हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो गेट 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो आज वाला क्वेश्चन है वो भी मैपिंग के ऊपर ही है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में पूछा गया था। MCQ क्वेश्चन था और 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ठीक है, MCQ मतलब कि एक ही आंसर सही है उसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन 2 नंबर का है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर था 36। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये वाला यहाँ पर लिख रखिए स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन था, लेट H फ्रॉम H एक सेट है, दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 0। वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका जो इमेजनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, और D एक सेट है, उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1, जिनका जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, देन सुप्रीमम ऑफ द सेट, एक सेट डिफाइन कर रखा है इसकी सुप्रीमम। ठीक है, तो ये सेट कैसे डिफाइन कर रखा है, मॉडुलस ऑफ f-0, f-0 का मॉडुलस सच दैट f इज़ एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम D टू H, D से H के ऊपर एनालिटिक फंक्शन है कोई भी f, और सच दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू आयोटा बाई 2, उस फंक्शन की 0 के ऊपर वैल्यू है वो आयोटा बाई 2 के इक्वल है, ऐसा कोई फंक्शन है। और उसके लिए f-0 का जो मॉडुलस आएगा वो वाला जो सेट होगा उसकी हमें सुप्रीमम निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम प्रोसीड करते हैं, जो HD और ये टाइप के सेट इन्होंने बना रखे हैं ऐसे, ये कौन से टाइप के सेट हैं, किस किस तरीके के हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आंसर देखेंगे क्या आएगा इसका। ठीक है, तो अब जो हमें H दे रखा है, अब सबको पता होगा कि जो ये H है, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाफ प्लेन। ठीक है, ये अपर हाफ को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जैसे Z को हम लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ x और y दोनों ही रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सिज होता है, इसको हम रियल एक्सिज या फिर एक्स एक्सिज बोलते हैं। ये वाला एक्सिज होता है, इसको हम इमेजनरी एक्सिज या फिर वाई एक्सिज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो ये बोला है ऊपर कि जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0। तो देखो, जो ये वाली है ना, ये जो रियल लाइन होती है, रियल लाइन का मतलब होता है y इज़ इक्वल टू 0, एक्स एक्सिज पर y इक्वल टू 0 होता है, ये एक्स एक्सिज की इक्वेशन होती है। तो और जो देखो, इस रेड वाली लाइन जो हमने एक्स एक्सिज बनाया, इससे नीचे ये वाला है ना, यहाँ पर क्या होगा, y हमेशा नेगेटिव होगा, तो इससे नीचे वाले में y नेगेटिव होगा, और इसे ऊपर वाले में जो ये वाला जो ब्लू मार्क करके ये वाला कर रखा है, ये ऊपर इस रेड वाली लाइन से ऊपर x एक्सिस से ऊपर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर y ग्रेटर देन 0, x कुछ भी हो, x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी। देखो, इधर जाएंगे तो x नेगेटिव होगा, और इस लाइन से उधर जाएंगे तो x पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, पर हमें तो यहाँ पर तो y, इस पॉइंट पर तो y भी 0 है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो ये नहीं लेना। मतलब ये वाली रेड वाली लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, और ये वाला जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। जैसे ये ऊपर नीचे ब्लैक वाला लिखा है ना, नीचे वाला ये ब्लैक वाला लिखा है, ये वाला होता है लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, तो ये हमें ये वाला सेट दे रखा है, जो H है ना वो ये दे रखा है, ये वाला रीजन है, तो ये अपर हाफ प्लेन है। अब D को देखते हैं, D क्या है, D दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 से छोटा है, मोड ऑफ जेड लेस देन 1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन डिस्क को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिर्फ लेस देन का सिंबल है ना, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स ये डिस्क को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर्ड एट ओरिजिन 0 0, और जिसकी रेडियस है 1। ठीक है, तो क्योंकि डिस्क का
की जो डेफिनेशन ही होती है वो ऐसे होती है, मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर ओपन डिस्क के लिए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 0 है, तो ये इसको हम बोलते हैं ओपन यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट ओरिजिन। यूनिट डिस्क क्योंकि इसकी रेडियस एक है तो यूनिट है रेडियस इसलिए। तो ये सेंटर के ऊपर ये जो अंदर ब्लैक वाला जो रीजन है ये सारा मोजेड लेस देन 1 ये वाला रीजन है, ठीक है। तो हमने दोनों जो हमें एच और डी जो सेट दे रखे थे हमने उनको एक बार ग्राफिकली देख लिया कि हाँ इस टाइप के हमारे सेट हैं दे रखे हैं, ठीक है। तो अब मैपिंग जो होती है क्वेश्चन में जो दे रखी है उसके ऊपर भी जाएंगे हम बाद में। तो अब जो मैपिंग होती है ना एच से डी के ऊपर, बेसिकली जो हमने एक मैपिंग पढ़ी थी जो हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ हमें स्पेशल 4 टाइप की मैपिंग्स जो हमने पढ़ी थी 4-5 टाइप की, उनमें से एक मैपिंग थी जो क्या करती है एक्स एक्सिस को ना यूनिट डिस्क के यूनिट एक्स एक्सिस को यूनिट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मैप करती है। और वही वाली मैपिंग जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला अपर हाफ वाला जो पोर्शन है, अगर हम डिस्क में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इस अपर हाफ वाले को डिस्क के इनसाइड मैप कर देती थी। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, मान लो ये ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया ये वाला, ये लोअर हाफ वाला पोर्शन है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये वाली सर्कल को लिया है तो ये जो लोअर वाला पोर्शन है ये वाला यूनिट सर्कल के बाहर मैप हो जाता था सारा, ठीक है। तो वही वाली मैपिंग, दैट मीन्स वही वाली मैपिंग जो एक्स एक्सिस को, अगर हम एक्स एक्सिस में ऐसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और अपनी डिस्क के अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखना है एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ़्ट टू राइट यूनिट सर्कल है ये वाला, मोड जेड इज इक्वल टू 1 लिया पहले हमने। अगर हमने ये अपर हाफ लोअर हाफ की बात नहीं करी, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करी ये वाली लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये वाला सर्कल की बात करेंगे, यूनिट सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू 1। इस पे अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट से राइट आए और डिस्क पे अगर एंटी क्लॉकवाइज गई, ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाली चीज़ होती है जो हमारी जो मैपिंग होती है वो लेफ़्ट वाले पोर्शन को लेफ़्ट पे मैप करेगी, राइट वाले पोर्शन को राइट पे मैप करेगी। तो देखो अगर हम ये इस एरो के अलोंग आए हैं तो इसके अलोंग ये वाला लेफ़्ट वाला पोर्शन होगा, ये वाला राइट वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब जो इस सर्कल में हम ऐसे चले हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका ये वाला लेफ़्ट वाला होगा, ये वाला राइट वाला होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये बोलते थे कि जो ये है ना ये वाली जो लाइन है ये वाली तो इस सर्कल पे मैप होती है, मतलब एक्स एक्सिस यूनिट सर्कल पे मैप होता है, ठीक है। और जो ये लेफ़्ट वाले पे जाएगा, लेफ़्ट वाला कौन सा है, अपर हाफ, जिसमें इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 यानी वाई ग्रेटर देन 0, वो डिस्क के अंदर चला गया, मोड जेड लेस देन 1 पे मैप हो गया, ठीक है। और ये राइट वाले पे मैप होगा यानी इस डिस्क के बाहर मैप होगा। और ये राइट वाला कौन सा है, लोअर हाफ। तो लोअर हाफ कहाँ पर मैप हो गया, मोड जेड ग्रेटर देन 1 के ऊपर यूनिट डिस्क के बाहर, ठीक है। मतलब ये बाउंड्री देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो ये लाइन थी एक्स एक्सिस वाली वो सर्कल की बाउंड्री पे गई, इसके ऊपर वाला पोर्शन है जो जिसको हमने अपर हाफ बोला है ये चला गया डिस्क के अंदर। और जो ये लोअर हाफ है नीचे वाला पोर्शन है जिसको जो ये राइट साइड में आया था ये वाला डिस्क के बाहर चला गया, इस पे मैप हो गया, ठीक है। ये ही इसी एक मैपिंग से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर ये लिखा हो कि हमें एक्स एक्सिस से यूनिट डिस्क पर मैपिंग बनानी है तो भी यही वाली मैपिंग बनेगी। अब हम आगे लिख रखी है, आगे दिखाएंगे कि वो मैपिंग डिफ़ाइन किस टाइप की होती है, ठीक है, कैसे किस तरीके से डिफ़ाइन होती है। पर हाँ देखो अगर लिखा कि एक्स एक्सिस से यूनिट सर्कल पे तो भी यही मैपिंग, अगर लिखा अपर हाफ से यूनिट डिस्क के अंदर तो भी यही मैपिंग, और अगर लिखा लोअर हाफ से यूनिट डिस्क के बाहर तो भी यही मैपिंग, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आ सकता है, अगर हम यहाँ से तो आ रहे हैं एक्स एक्सिस के लोग, अगर हम आ रहे हैं लेफ़्ट टू राइट,
लेकिन हमने पॉइंट्स पुट करके देखेंगे हम 2-3 पॉइंट। तो जब हमने मैप 2-3 पॉइंट पुट करके देखे टी के अंदर, तो जो हमें ओरिएंटेशन मिली ना, जो सर्कल की ओरिएंटेशन मिली, वो हमें सर्कल तो मिल गया यूनिट सर्कल, ओरिएंटेशन हमें अगर क्लॉकवाइज मिल गई, ठीक है, ध्यान से देखना है, डिफरेंस है इस वाले चीज़ में और जो पहले देखी उसमें। तो अगर ओरिएंटेशन अगर क्लॉकवाइज मिल गई, तो अब देखो, अब लेफ्ट लेफ्ट पे मैप होना है, राइट पार्ट मैप होना है, ठीक है। तो अब ये वाले जो आए हैं हम इसके अलोंग, इसका लेफ्ट पार्ट कौन सा है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। अब जब हम सर्कल पे एंटी क्लॉकवाइज चले हैं ना, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चले, सॉरी क्लॉकवाइज इधर चले हैं, तो जब इधर चले हैं ना, तो इसका ये वाला लेफ्ट पार्ट है और ये अंदर वाला राइट पार्ट है, ठीक है। अब लेफ्ट लेफ्ट पे मैप होगा, राइट राइट पे मैप होगा। यहाँ से ये तो गया कि ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये डिस्क पर मैप हो गई, मतलब एक्स एक्सिस तो अभी भी यूनिट डिस्क पर, मोड जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर मैप हुआ, यूनिट सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन जो ऊपर वाला है ये वाला लेफ्ट, जो ये अपर हाफ था ना जिसमें y ग्रेटर देन 0 या इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, ये लेफ्ट लेफ्ट था इस लाइन के लिए, तो ये इस लेफ्ट के ऊपर मैप होगा यानी बाहर। तो इस केस में क्या हुआ, अपर हाफ यूनिट डिस्क के बाहर मैप हो गया, उल्टा पिछली बार से, ठीक है। और अब ये राइट वाले पे मैप होगा यानी ये वाला अंदर। इस बार क्या हुआ, ये वाला था लोअर हाफ यूनिट डिस्क के अंदर मैप हो गया, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, ये लोअर हाफ बाहर मैप हुआ था और अपर हाफ अंदर मैप हुआ था। सिर्फ इतना ही चेंज करने से कि अगर यहाँ पर हम लेफ़्ट टू राइट आए हैं और यहाँ अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज की जगह अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ गई तो, ठीक है। तो ये सब ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि अपर हाफ अंदर ही मैप होगा, लोअर हाफ बाहर ही मैप होगा डिस्क के, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखनी है कि हम 2-3 पॉइंट यहाँ पर पुट करके देखेंगे डोमेन से, और जो हमें कोडोमेन में अगर सर्कल मिल रहा है तो फिर यहाँ से हम ओरिएंटेशन देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट गए या राइट टू लेफ़्ट गए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सॉरी लेफ़्ट टू राइट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ़्ट वाला पोर्शन लेफ़्ट वाले पे मैप होगा, राइट वाला पोर्शन राइट वाले पे मैप होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताना था इसमें, अब ये वाली चीज़ है इसमें अब यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर जो लिखा है, अब जब हम लेंगे अगर H2D, अगर हमें ओरिएंटेशन वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं लिया तो स्टैंडर्ड हम लेकर चलेंगे कि हम लेफ़्ट टू राइट आए हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है H कौन सा है, अपर हाफ है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0, और D कौन सा है, यूनिट डिस्क है, मोड Z लेस देन 1, ठीक है। तो अब जो ये है, अब अगर हम अपर हाफ से यूनिट डिस्क की वाली जो मैपिंग की बात करते हैं, वो होती कौन सी टाइप की मैपिंग है, वो एक मैपिंग ऐसे होती है T फ्रॉम H टू D, जहाँ पर H अपर हाफ है और D यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क है। वो मैपिंग ऐसे डिफाइन होती है, T ऑफ Z इज इक्वल टू Z माइनस जेड नोट अपॉन Z माइनस जेड नोट का कॉन्जुगेट, जहाँ पर जेड नोट कोई भी पॉइंट है इस डिस्क के अंदर का, ठीक है। या फिर इस मैपिंग को ऐसे भी लिखते हैं कि T ऑफ Z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा इंटू जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट का कॉन्जुगेट। ये जेड नोट वही डिस्क के अंदर यूनिट डिस्क के अंदर का पॉइंट है कोई भी, और ये ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा, ई रेज टू पावर एल्फा का मॉडुलस हमेशा 1 होता है, हमें पता है। और या इसी चीज़ को हम इस वाली चीज़ को क्या लिख देते हैं, स्केलर के से डिनोट कर देते हैं, इंटू जेड माइनस जेड नोट बाई जेड माइनस जेड नोट का कॉन्जुगेट, जहाँ पर के का मॉडुलस 1 होता है, क्योंकि इसी को के मानना है ना, ये वाला ये पोलर फॉर्म में लिख रखा था, तो ये इस वाले को के अगर कांस्टेंट मान लिया कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो बस ये वाला है कि इसका मॉडुलस 1 था तो के का भी मॉडुलस 1 होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो हम बिल्कुल जब सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर सोल्व करते हैं तो हम ये वाला लेकर चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, अल्फ़ा को 0 मानकर ई की पावर 0 होकर यहाँ पर 1 आ जाता है, ठीक है। तो हम ये वाला लेकर चलते हैं कि जो H से D के ऊपर जो मैपिंग है, मतलब अपर हाफ से लेकर यूनिट डिस्क पर जो मैपिंग है ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर, वो वाली ये वाली मैपिंग है, ठीक है। अब हम ये वाली मैपिंग है वो एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है।
और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमें पता है कि वो 1 1 भी होती है, और ऑन टू के लिए ये होता है कि हमें कुछ ये वाला हमारा AD-BC है वो नॉन जीरो होना चाहिए, फिर हम उस पर वो कंडीशन आती है कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए AD-BC नॉन जीरो आना चाहिए, है ना, ऐसे करके मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट, इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा में भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही भी निकालते थे, ऐसे ही इसमें भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि अगर हमारी जो TZ है वो AZ+B/CZ+D टाइप की होती है, तो ये जो कोफिशिएंट है ना, ये वाले ABCD, ये वाली जो मैट्रिक्स बनती है, ये वाली इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए AD-BC है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो हमने जो अपनी ये वाली मैपिंग थी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पर A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू -Z0 है, C की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू -Z0 कॉन्जुगेट है, तो ये वाली हमने मैट्रिक्स लिख दी ABCD की वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। और जब ये इन्वर्टिबल होती है हमेशा, क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, तो इसका हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसका इन्वर्स होता है 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इसके इन्वर्स का निकालने का मतलब है, क्योंकि हमारी ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, क्योंकि हम ये जो हमारी जो मैपिंग दे रखी है, हम उसकी इन्वर्स मैपिंग निकाल सकते हैं, इसलिए हम इस ए का इन्वर्स निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। इसी मैट्रिक्स के इन्वर्स की हेल्प से हम अपनी जो मैपिंग टी दे रखी है उसका इन्वर्स लिखते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिख देंगे 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब जैसे हमने ना स्टैंडर्ड 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स होती थी, उसका एडजॉइंट निकालने का एक तरीका ये वाला देखा था कि अगर जल्दी से हमको एडजॉइंट लिखना है, वही कैलकुलेशन करके भी वही आएगा, तो कि हम क्या करते हैं, ये वाला एलिमेंट है ना और ये वाला एलिमेंट है डायगोनल वाला, सिर्फ ये 2x2 के लिए वैलिड है, तो हम इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, और जो ये वाला है ना, जो नॉन डायगोनल वाला है, इनका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा, यही एडजॉइंट मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, ये माइनस का जो ये वाला है ना Z0 का कॉन्जुगेट, ये वाला जो एलिमेंट था, ये वाला इसकी जगह पर चला गया, यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ पर आ गया, और इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ठीक है। 1/a का डिटरमिनेंट। अब ये ए का डिटरमिनेंट तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, है ना, और जब हम यहाँ पर पुट भी करेंगे तो ऊपर से भी कॉमन आकर, नीचे से भी कॉमन आकर, ये ए डिटरमिनेंट तो ओवरऑल कैंसिल ही होना है। तो इसलिए हम जो मैट्रिक्स जो इन्वर्स मैपिंग भी लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जो ये वाले जो कोफिशिएंट्स आए हैं ना, इनकी हेल्प से हम अपनी इन्वर्स मैपिंग लिख देते हैं। कि जैसे हम पीछे लिख रहे थे ना कि W = T ऑफ Z, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से Z = T इनवर्स W, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, W वेरिएबल है, क्योंकि जो जो T मैपिंग थी ना वो H से लेकर D के ऊपर थी, ठीक है, T मैपिंग, और जो T इनवर्स होगी वो D से लेकर H के ऊपर मैपिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर Z था वेरिएबल हमारा, यहाँ पर W है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर W के ऊपर अप्लाई होगी T इनवर्स, तो जो T इनवर्स है वो इक्वल टू हो जाएगी माइनस के Z0 कॉन्जुगेट इंटू W प्लस के Z0 -1 इंटू W प्लस के 1, वही उसी तरीके से जैसे AZ+B CZ+D लिखा था, वही तरीके से, ठीक है। ये T इनवर्स W, और जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये वाली जो इन्वर्स वाली मैपिंग होती है, ये भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें AD-BC जीरो नॉन जीरो ही मिलता है, ठीक है। तो अब हमने ये वाली लिख दी। अब अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने ये लिखा है। तो जो गिवन मैपिंग है ना क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी है, उसको देखो एक बार। यहाँ पर f इज एन एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम D to H, ये वाला H है अपर हाफ, ठीक है, इससे लिख दो, ये अपर हाफ है, और ये वाले है ना, ये वाली हमारी डिस्क है। हमने जो स्टैंडर्ड अपनी जो T लिखी थी ना, वो H से लेकर D के ऊपर मैपिंग थी, ये वाली T फ्रॉम H to D, पर क्वेश्चन में इन्होंने दिया है D to H। D to H क्या होगी, ये वाली मैपिंग, यानी हमारी जो मैपिंग हमने T लिखी थी उस T का इन्वर्स होगी,
जो गिवन क्वेश्चन में जो ये एफ जो फंक्शन दिया है ना, ये जो मैपिंग दी है ना एफ, ये डी टू एच एक मैपिंग है। यानी कि अगर हमने एच टू डी मैपिंग को हमने टी माना था ना, जो हमने स्टैंडर्ड टाइप की वो डिफाइन करी थी, तो उसका इन्वर्स है जो एफ वाली मैपिंग हमें दी है। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पर अभी ये इन्वर्स वाली मैपिंग निकाल कर दिखाई है। तो जो हमारी जो गिवन मैपिंग जो एफ है ना क्वेश्चन वाली, वो टी इन्वर्स है, इसीलिए वहाँ पर मैंने टी इन्वर्स निकाला है। ठीक है, तो निकाल लिया हमने टी इन्वर्स, ये आ गया हमारा टी इन्वर्स है, यही एफ मैपिंग है। एंड इन दिस मैपिंग इज फॉर गिवन क्वेश्चन, इसीलिए अगर टी एच टू डी थी ना, तो टी इन्वर्स डी टू एच है, और यही जो टी इन्वर्स डब्ल्यू जो हमारी आई है अभी, यही एफ के इक्वल है गिवन क्वेश्चन में, इसको एफ बोल रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि टी इन्वर्स डब्ल्यू मतलब एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, यही वाली मैपिंग। ठीक है, अब उन्होंने बोला एफ डैश डब्ल्यू, एफ डैश डब्ल्यू का मतलब इस मैपिंग में हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो एफ डैश डब्ल्यू इसका यू बाई वी लगाकर, अब इसमें क्या वेरिएबल डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। तो ऐसे यू बाई वी लगाकर वी वाले का स्क्वायर हो जाता है नीचे, ऊपर वी वाला यू का यू लिख दिया, और यू वाला इस वाले का डेरिवेटिव होगा, तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ से बनेगा माइनस के जेड नोट कॉन्जुगेट। फिर माइनस के क्या होता है, ये ऊपर वाला यू का यू होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव -1 आ गया डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करा हमने, सिंप्लीफाई करके तो एफ डैश डब्ल्यू, लेकिन हमें बोला गया है एफ डैश एट जीरो। ठीक है, एफ डैश एट जीरो निकाला, मतलब कि जहाँ पर जो वेरिएबल डब्ल्यू था ना, उसकी जगह पर जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पर जीरो बनेगा, तो यहाँ पर माइनस जेड नोट कॉन्जुगेट इंटू 1, तो माइनस के जेड नोट कॉन्जुगेट आएगा, ये वाला जीरो होगा तो प्लस के जेड नोट आएगा। ठीक है, ये वाला भी जीरो होगा तो 1 आएगा। ओवरऑल हमें मिल गया जेड नोट माइनस जेड नोट का कॉन्जुगेट। ठीक है, जेड नोट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और यूनिट डिस्क के अंदर का नंबर है। ठीक है, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो जेड माइनस जेड नोट का कॉन्जुगेट है, हमारे पास ये रिजल्ट होता है ना कि कोई भी नंबर अगर जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, तो उसके रियल पार्ट के इक्वल आता है, जैसे अगर एक्स रियल पार्ट है तो, और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 आयोटा होता है, वो उसके इमेजनरी पार्ट, अगर वाई माना है इमेजनरी तो उसके इक्वल आता है। तो ऐसे ही जेड नोट माइनस जेड नोट का कॉन्जुगेट बाई 2 आयोटा होगा, वो इसके जेड नोट के इमेजनरी पार्ट के इक्वल आएगा, तो इसीलिए जेड माइनस जेड नोट 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड नोट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिख दिया, अब यहाँ तक हमने इसको छोड़ दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आयोटा बाई 2। ठीक है, तो हमने एफ ऑफ जीरो निकाला, तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे डब्ल्यू की जगह, तो यहाँ पर मैंने जीरो पुट किया, ये जीरो बन गया, तो ये जेड नोट आ गया, नीचे 1 आ गया, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जेड नोट आ गई, जेड नोट आ गई जो कि आयोटा बाई 2 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ जीरो की जेड नोट की वैल्यू आयोटा बाई 2, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, 2 को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको 2 को 1 में यूज कर दिया, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू आई 2 पाई आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड नोट। जब जेड नोट की वैल्यू आयोटा बाई 2 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस के 1/2 इंटू आयोटा, तो ये जेड नोट है, अब इसका इमेजनरी पार्ट कितना 1/2, तो यहाँ पर मैंने इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड नोट 1/2 पुट कर दिया, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई आयोटा। अब हमें करना था एफ डैश जीरो का मॉडुलस, जो कि हमें उस वो वाला सेट दे रखा है ना, उसकी सुप्रीमम निकालनी है। तो एफ डैश जीरो का मॉडुलस का मतलब है आयोटा का मॉडुलस, और आयोटा का मॉडुलस कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब क्या निकालना था, सुप्रीमम निकालना था, तो जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो मतलब इस वाली वैल्यू का सुप्रीमम कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी था। देखो गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में 1 दे रखा है, और जो ये निकालना था ना ये सेट था, देखो एफ डैश जीरो ये वाली चीज़ यहाँ पर जो दे रखा, तो यही वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें आंसर दे रखा है 1 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।